हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 यूपी और सीबीएसई बोर्ड दोनों में ये लेसन पढ़ाया जाता है और ये यूनिट 2 है और लेसन का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये बिल्कुल क्लियर है। अगर इसकी मीनिंग देखें लेसन की तो क्या है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम मरने से नहीं डरते। कब? व्हेन वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम साथ हों तो मरने से नहीं डरते। तो ये कहानी, ये लेसन लिखा गया है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट के द्वारा। और इसकी थोड़ी सी समरी बता देता हूँ। तो इसमें इन्होंने अपने परिवार के साथ एक ओडिसी का एक्सप्लेनेशन किया है, यानी एक साहसिक यात्रा, जो समुद्री यात्रा थी उसका वर्णन किया है। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं, लेसन शुरू करते हैं। इन जुलाई 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England, to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook। देखते हैं पूरे में, ये इसकी मीनिंग देख लेते हैं कि इसमें जो मीनिंग है, ये जो वर्ड यूज हुआ वॉयज, इसका मतलब होता है यात्रा, है ना, जहाजी यात्रा जो है उसका यहाँ पर वॉयज से बताया गया है। और ये यहाँ पर जुलाई 1976 में, लेखक कहते हैं जुलाई 1976 में मेरी वाइफ, जिसका नाम मैरी है, बेटा जिसका नाम जोनाथन है और वो उसकी एज जो है वो 6 ईयर्स की है, और उनकी बेटी सुजैन जो कि 7 ईयर्स की है। एंड आई, और लेखक खुद यानी मैं, तो सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड। प्लाईमाउथ इंग्लैंड से उन्होंने क्या शुरू किया, सेल मतलब एक यात्रा शुरू की प्लाईमाउथ इंग्लैंड से, टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। कहने का मतलब ये है कि इंग्लैंड से कैप्टन जेम्स कुक द्वारा जो 200 साल पहले समुद्री मार्ग से यात्रा की गई थी, और किस लिए? धरती की परिक्रमा के लिए। यानी कि जो वर्ड यूज हुआ कि राउंड द वर्ल्ड, यानी धरती की परिक्रमा को दोहराने निकल पड़े। डुप्लीकेट का मतलब होता है दोहराना। जो यानी कहने का मतलब जो रास्ता उन्होंने चुना था उसी रास्ते पर ये लोग समुद्र के रास्ते निकल पड़े पूरी दुनिया की भ्रमण के लिए। For the longest time, Mary and I, a 30-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skill in the British waters। अब देखो यहाँ पर क्या वर्ड यूज हुआ कि जो पिछले लंबे कई सालों से, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मतलब काफ़ी लंबे समय से, मेरी एंड आई, मेरी और मैं क्या कर रहे थे, अब 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन, जो कि क्या थे, एक 37 साल पुराने व्यापारी थे, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर। जो महान खोजकर्ताओं की तरह क्या करते थे कि ये अपना जो फेमस एक्सप्लोरर मतलब महान खोजकर्ता, एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स वी हैड स्पेंट ऑल आवर लाइजर टाइम हॉनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल। ये जो वर्ड यूज हुआ सी फेयरिंग स्किल, इसका मतलब होता है कि जलयान के ज्ञान को तीक्ष्ण करना, यानी जो नाव से यात्रा होती है उसके ज्ञान को बढ़ाने के लिए। तो इस पूरे की मीनिंग निकलती कि मैं और मेरी पत्नी जो थी वो एक 37 वर्षीय महान व्यापारी, महान खोजकर्ताओं की तरह समुद्री यात्रा करने का सपना देखते आए थे। ड्रीम यानी सपना देखते आए थे, और पिछले 16 वर्षों से हमने अपना फुर्सत का सारा वक्त ब्रिटेन के समुद्री क्षेत्र में समुद्री यात्रा के अपने हुनर को निखारने में बिताया था। फिर आवर बोट वेव वॉकर, इनकी जो नाव थी उसका नाम था वेव वॉकर, a 23 meter 30 ton wooden hulled beauty had been
professionally built, and we had spent months fitting it out and testing in the roughest weather we could find. अब देखो कि इनकी जो नाव थी उसका नाम था वेव वॉकर, जो कि लगभग 23 मीटर लंबी थी और 30 टन वजन का था। इसका जो पेटा था यानी जो इसकी बनावट थी वो लकड़ी का बना था और दिखने में अच्छी खासी थी, यानी सुंदर थी, ब्यूटी दिखने में सुंदर थी। हैड बीन प्रोफेशनली का मतलब होता है कि जो पारंगत लोगों के द्वारा बनाई गई हो, कुशल लोगों के द्वारा, तो इसे पेशेवर ढंग से कुशल और अनुभवी लोगों के द्वारा तैयार किया गया था। और इसमें के जो साज सामान थे, यानी जो इसमें चीज़ें लगाई गई थी फिटिंग, जो साज सामान से लैस करने और ख़राब से ख़राब मौसम, रफेस्ट वेदर का मतलब होता है ख़राब से ख़राब मौसम में भी इसका परीक्षण करने में महीनों लगाए गए थे। इनकी जो नाव थी उस नाव के बारे में बताया जा रहा है कि इनकी नाव का नाम था वेव वॉकर, जो कि 23 मीटर लंबी थी और 30 टन वजन की थी, और इसका जो पेटा था वो लकड़ी का बना था और ये देखने में भी सुंदर थी। इसे पेशेवर ढंग से कुशल और अनुभवी हाथों ने तैयार किया था और हमने साज सामान से इसे लैस करने और ख़राब से ख़राब मौसम में चलने के लिए इसका तकरीबन महीनों तक परीक्षण किया था। आगे देखते हैं द फर्स्ट लेग। ये जो वर्ड यूज हुआ फर्स्ट लेग, इसका मतलब ये होता है कि पहला चरण, ना कि पहला पैर। लेग का मतलब पैर लोग जोड़ते हैं, ये पैर नहीं होगा, क्या होगा? पहला चरण, यानी पहला कदम, पहला चरण क्या था? द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लांट 3 years 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लेजेंटली एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। हमारी जो योजनाबद्ध 30 वर्षों की अवधि का पहला चरण, वो 1,50,000 किलोमीटर की यात्रा बड़े अच्छे से गुजरी। और ये यात्रा कहाँ से थी? हमने अफ्रीका से पश्चिमी तट के केप टाउन की यात्रा की। कहाँ तक की यात्रा हुई? इनकी हुई पश्चिमी तट से, अफ्रीका के पश्चिमी तट से केप टाउन तक की यात्रा। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 crewmen। क्या था? वी टुक ऑन टू बिफोर हेडिंग, देयर बिफोर हेडिंग। वहाँ पर क्या था कि पूर्व की ओर जाने से पहले, बिफोर हेडिंग ईस्ट, बिफोर क्या था कि वहाँ पूर्व की ओर जाने से पहले वी टुक ऑन 2 crewmen, हमने 2 नाविकों का चुनाव किया। हमने 2 नाविक और लिए, और वो कौन कौन थे? एक तो थी अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सिजलर। लैरी विजिल एक अमेरिकी थी और हर्ब सिजलर जो थे वो एक स्विस थे। इनको उन्होंने अपने दल में शामिल किया टू हेल्प अस टैकल ऑन द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज द साउदर्न इंडियन ओशियन। और इसलिए शामिल किया कि इन्हें संसार के सबसे अशांत, यानी जो सबसे भयानक समुद्र में से एक है, दक्षिण हिंद महासागर को इनको पार करने में हमारी मदद करनी थी। इसलिए इनको अपने ग्रुप में, अपने क्रू में शामिल किया गया। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, हमें केप टाउन से चले दूसरा दिन हुआ था। वी बेगन टू एनकाउंटर, एनकाउंटर का मतलब होता है सामना करना। वी बेगन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, गेल्स का मतलब होता है आंधी तूफान। तो हमारा सामना तेज हवाओं से होने लगा। गेल का मतलब हो गया गेल्स, तेज तूफान। अब यहाँ से याद रखिएगा, क्रिस गेल क्रिकेट में देखे ही होंगे, हमारे चौके छक्के लगाते हैं, तो जब वो बैटिंग करते हैं तो गेल स्टॉर्म, तो उसी तरह से याद रखिए गेल, गेल का मतलब आंधी तूफान होता है, यानी तेज हवाएं होती हैं। तो वी बेगन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, तब हमारा सामना तेज हवाओं से होने लगा। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ हफ्तों तक, दे ब्लू कॉन्टीन्यूसली, वे लगातार चलती रहीं। गेल डिड नॉट वरी मी, तेज हवाओं की मुझे चिंता नहीं थी। बट द सीज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, लेकिन जो लहरों की ऊंचाई थी वो खतरों का संकेत दे रही थी। वेव्स का मतलब होता है पानी की लहरें, और अलार्मिंग का मतलब होता है संकेत देना। लेकिन जो लहरों की ऊंचाई थी वो खतरे का संकेत दे रही थी। और लहरें कितनी ऊंची थी? अप टू 15 मीटर्स, और ये लहरें 15 मीटर तक ऊंची थी। एज हाई एज आवर मेन मास्ट, और इतनी ऊंची जितना हमारी नाव के मुख्य मस्तूल कितनी, जितनी नाव होती है, जैसे नाव देखें ही होंगे आप, तो नाव अगर मान ले इस तरह से ये नाव होती है, तो यहाँ पर देखो कि इस तरह से ये ऊपर बने होते हैं, ये होते हैं मस्तूल, है ना। तो इसके ऊपर तक ये लहरें थी।
आगे देखते हैं। दिसंबर 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। 25 दिसंबर को हम केप टाउन से 3500 किलोमीटर पूर्व में थे। डिस्पाइट atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. बेहद ख़राब मौसम के बावजूद, बेहद डिस्पाइट ऑफ एट्रोसियस वेदर, एट्रोसियस का मतलब बहुत ख़राब, तो एट्रोसियस बहुत ख़राब मौसम के बावजूद क्या किया हमने क्रिसमस ट्री के साथ एक शानदार छुट्टी मनाई। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। नए साल के पहले दिन भी मौसम में कोई सुधार नहीं था। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून। लेकिन हमारा ये अनुमान था कि इसमें जल्द ही बदलाव आएगा। रीजन अनुमान है ना, तो लेकिन इसमें हमारा अनुमान था कि जल्द ही मौसम में बदलाव आएगा। एंड इट डिड चेंज, और बदलाव आया भी। क्या बदलाव आया? फॉर द वर्स, ये और ज़्यादा ख़राब हो गया। यानी इनको उम्मीद थी कि मौसम अच्छा होगा, लेकिन मौसम और ख़राब हो गया। फिर आगे देखते हैं। एट डॉन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर जिंजेटिक। जिंजेटिक का मतलब होता है विशालकाय यानी दैत्याकार। तो 2 जनवरी की सवेरे लहरें जो थी वो बहुत विशालकाय थी यानी दैत्याकार थी। We were sailing with only a small storm jib and were still making 8 knots. जिब का मतलब होता है कि जो आगे नाव के आगे जो रखने की तिकोनी पाल होती है उसे जिब बोलते हैं, और नॉट का मतलब होता है समुद्री मील। ठीक, तो यहाँ पर यह हो कि हम केवल एक छोटी स्टॉर्म जिब के साथ यात्रा कर रहे थे और फिर भी 8 नॉट की रफ्तार से बढ़ रहे थे। समुद्री मील जो होता है उसे नॉट कहते हैं, तो ये दूरी नापी जाती है समुद्र की, तो यह स्पीड तो 8 नॉट की रफ्तार से बढ़ रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस एनरमस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस एंड द स्क्रीमिंग मीन्स होता है चीखना चिल्लाना of the wind and spray was painful to the ears. जैसे ही नाव हर एक लहर के शिखर पर पहुंचती, हम अंतहीन विशाल समुद्रों को अपनी ओर आते देख सकते थे। हवा और पानी की बौछार जो था, बौछार का भयानक शोर वो कानों के लिए बहुत ही कष्टकारी था। यानी जब बौछार आती थी तो बिल्कुल डरावना होता है, चीख निकल जाती थी। कहने का मतलब ये, तो कानों के लिए जो आवाज़ थी वो बहुत ही डरावनी थी। टू स्लो द बोट डाउन, नाव की रफ्तार कम करने के लिए वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब एंड लैश्ड अ हैवी मूरिंग रोप इन द लूप अक्रॉस द स्टर्न। नाव की रफ्तार थी उसे कम करने के लिए क्या किया इन्होंने कि स्टॉर्म की जिब गिरा दी और एक भारी रस्सी का फंदा बनाकर नाव के पिछले हिस्से के आर पार बांध दी। यानी जो ये वर्ड यूज हुआ, लैश्ड का मतलब होता है बांधना, और मूरिंग का मतलब होता है बांधने वाली जो है रस्सी कह लो, या कोई भी चीज़ ऐसी जिसे बांधा जा सके। क्लियर है? उसके बाद देन we double lashed everything, went through our life raft drill, attached lifelines, donned oil skins and life jackets and waited. फिर हमने हर चीज़ को 2 बार बांधा, जितनी भी चीज़ें थी उनको 2 बार बांधा। उसके बाद जो उनकी राफ्ट थी, मतलब जिसे पटरा कह सकते हो, जिससे पानी छोटी नाव होती है, उसे अपनी जीवन रक्षक राफ्ट से बढ़ने कवायद का अभ्यास किया और जीवन रक्षक रस्सियों से खुद को जोड़ा और जल रोधक कपड़े और जीवन रक्षक जैकेट पहनी और इंतज़ार करने लगे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ impending disaster came at the about 6 p.m. with an ominous silence. अब देखो,
आने वाली विपदा का पहला संकेत शाम करीब 6 बजे मिला। जब क्या था? विद एन ओमिनस साइलेंस, जब एक डरावनी सी खामोशी छा गई। ओमिनस साइलेंस यानी डरावनी सी खामोशी। जब एक, यानी कहने का मतलब ये है कि वो आने वाली जो विपदा थी, जो दिक्कतें थी, उसका पहला संकेत करीब शाम को 6 बजे मिला, जब एक डरावनी सी खामोशी छा गई। द विंड ड्रॉप्ड, हवा की रफ्तार जो थी वो थम गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आकाश में अचानक काले बादल घिराए। देन केम अ ग्रोनिंग रोर, फिर एक तेज होती हुई गरज सुनाई दी। एंड एन एनरमस क्लाउड टावर्ड आफ्ट ऑफ द शिप, और एक बहुत बड़ा सा बादल नाव के पिछले भाग के पास दिखाई दिया। विद हॉरर, अत्यधिक भय से, बहुत डर से, आई रियलाइज्ड दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, मैंने देखा कि यह कोई बादल नहीं था, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, वह एक लहर थी और ऐसी लहर मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, ये बिल्कुल सीधी खड़ी दिखाई दी और दूसरी लहरों की ऊंचाई की दोगुनी थी। उसका भयंकर शिखर जो टूट पड़ने वाला था। यानी कहने का मतलब क्या है कि वो इतना भयानक था, इतनी भयानक लहर मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, और वो ऐसा मतलब लग रहा था, इतना डरावना लग रहा था कि जैसे उसकी जो ऊंचाई थी ना वो दूसरी लहरों से दोगुनी थी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका शिखर जो है, जो ऊपरी हिस्सा है, वो उनके ऊपर ही गिर जाएगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, और इसके आगे का पार्ट हम कल आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स में प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।